आज तक क्राइम सीन पर हमने उन लोगों की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने किसी की जान लेने का फैसला किया। ऐसे सीरियल किलर्स, ऐसे मर्डरर्स जिनके हाथों पर खून था। लेकिन आज की कहानी अलग है, क्योंकि आज किसी ने चाकू नहीं उठाया, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने जहर नहीं दिया, फिर भी 59 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस कहानी में कातिल का कोई चेहरा नहीं था। यहां किसी एक इंसान ने हत्या नहीं की। यहां मौत आई तो इग्नोरेंस की वजह से। अगर कुछ कॉशंस ले लिए गए होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। और इस कहानी को समझने के लिए हमें किसी पुलिस ऑफिसर या किसी आरोपी के साथ नहीं चलना होगा। हम चलेंगे एक मां के साथ, एक ऐसी मां जिसने एक ही दिन में अपने दोनों बच्चों को खो दिया और फिर अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई में लगा दी। ये बात है 13 जून 1997 दिल्ली के उपहार सिनेमा की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। दिल्ली की गर्मियां, जून का महीना, स्कूल्स में छुट्टियां चल रही थीं और शहर का माहौल कुछ अलग था। और इसी दौरान 13 जून को एक फिल्म रिलीज होती है, नाम बॉर्डर। हर तरफ इसकी डिस्कशन, न्यूज़पेपर्स में उसी की बातें थीं, रेडियो पर उसी के गाने बज रहे थे और सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी थी। देशभक्ति पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए लोग कई कई दिन पहले से टिकट्स बुक करा रहे थे। अब साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में रहने वाले शेखर और नीलम कृष्णमूर्ति के घर में भी उस फिल्म की चर्चा हो रही थी। छोटा परिवार था लेकिन खुशहाल था। उनकी 17 साल की बेटी उन्नति पढ़ाई में अच्छी थी और कुछ ही समय बाद वो कॉलेज जाने वाली थी। और इधर 13 साल का उज्जवल बिल्कुल अलग स्वभाव का, शरारती, चंचल और हर बात पर एक्साइटेड हो जाने वाला। दोनों भाई बहनों में उम्र का अंतर जरूर था, लेकिन दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते और फिर कुछ ही मिनट्स में साथ बैठकर हंसते। घर का रोज का सीन यही हुआ करता था। और अब उस दिन दोनों ने बॉर्डर फिल्म देखने की इच्छा जताई। फर्स्ट डे ही देखना था। अब छुट्टियों का दिन था, फिल्म की खूब चर्चा थी और उपहार सिनेमा घर से बहुत दूर भी नहीं था। तो नीलम और शेखर के लिए ये नॉर्मल बात थी। बच्चे पहले भी फिल्में देखने जाते रहे थे। अब दोनों ने रेडी होकर घर से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। अब नीलम ने हमेशा की तरह कुछ जरूरी हिदायतें दी। समय पर लौट जाना, ध्यान से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना और फिल्म खत्म होते ही सीधे घर। उन्नति ने मुस्कुराकर हामी भरी। उज्जवल शायद फिल्म शुरू होने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था। और अब उसी सुबह शहर के दूसरे हिस्से की तरह उपहार सिनेमा में भी एक नॉर्मल वर्किंग डे शुरू होता है। एम्प्लॉयज अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके थे और दोपहर के शो की तैयारियां चल रही थी। टिकट विंडोज पर भीड़ आने वाली थी। कैंटीन में सामान सजाया जा रहा था। बाहर पोस्टर्स के सामने लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और किसी को भी इस दिन कुछ अबनॉर्मल नहीं दिख रहा था। वहीं करीब सुबह 7 बजे के आसपास सिनेमा परिसर के नीचे बने ट्रांसफॉर्मर रूम से धुआं निकलता दिखाई देता है और वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन दी। अब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। मतलब शुरुआती खतरा टल चुका था। इसके बाद दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी पहुंचते हैं। ट्रांसफॉर्मर की जांच की जाती है और जिन हिस्सों में खराबी मिलती है उन्हें ठीक किया जाता है और बिजली दोबारा बहाल कर दी जाती है। दोपहर हो गई और सब कुछ नॉर्मल। दिन के बाकी शो तय समय पर चलाने का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया था। अब दोपहर बढ़ने के साथ साथ उपहार सिनेमा के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। बॉर्डर का 3 बजे वाला शो लगभग हाउसफुल था। फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे और हर तरह के लोग टिकट्स हाथ में लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई पॉपकॉर्न खरीद रहा था तो कोई कोल्ड ड्रिंक। और इधर उन्नति और उज्जवल भी उपहार पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने टिकट्स दिखाए और अंदर चले गए। दोनों जाकर के अपनी जगह पर बैठ गए। उनके आसपास की लगभग सभी सीट्स भरी हुई थी। अब दोपहर ठीक 3 बजे बॉर्डर शुरू हो चुकी थी कि उसी समय थिएटर के नीचे बने ट्रांसफॉर्मर रूम में हालात बदलने लगे। सुबह जिन पार्ट्स को रिपेयर किया गया था उन्हीं में दोबारा खराबी आने लगी।
ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से लगातार स्पार्क होने लगा और कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ गया और शुरू हो गई ऑयल लीकेज। और अब देखते ही देखते उस ऑयल की वजह से आग लग गई। और यह आग ऐसी थी जो सिर्फ ट्रांसफार्मर तक सीमित नहीं थी। जलता हुआ तेल फर्श पर फैलते हुए पार्किंग की तरफ पहुंच जाता है, जहां गाड़ियां तय क्षमता से ज्यादा खड़ी थी। और कुछ ही मिनट्स में एक कार से दूसरी और दूसरी से तीसरी कार में आग फैलने लग गई। देखते देखते पार्किंग का बड़ा हिस्सा अब आग की चपेट में आ चुका था। जलती हुई गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सामान्य आग का धुआं नहीं था। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें तेजी से मिल रही थीं। सामान्य हालत में यह धुआं बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन इमारत का स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका था कि धुएं का रास्ता बदल गया। ट्रांसफार्मर रूम के पास बनी दीवार और वेंटिलेशन सिस्टम ने उस जहरीले धुएं को बाहर जाने देने की बजाय इमारत के भीतर धकेलना शुरू कर दिया। एयर डक्ट, वेंटिलेशन शाफ्ट और मुख्य सीढ़ियों के रास्ते, वहीं धुआं ऊपर बालकनी की ओर बढ़ने लगा था। और ये वही जगह थी जहां सैकड़ों लोग फिल्म देख रहे थे। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता है। कुछ लोगों ने हल्की सी जलने की गंध महसूस की तो कुछ दर्शकों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पर्दे पर फिल्म चल रही थी और किसी कर्मचारी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लोग दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लगे और कुछ ही पलों बाद पूरे थिएटर की बिजली चली गई और फिल्म रुक गई। पर्दा अंधेरे में गायब हो गया और पूरा हॉल एक झटके में सन्नाटे में डूब गया। पहले कुछ सेकंड तक लोगों को लगा कि शायद बिजली चली गई होगी और फिर थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। सिनेमा घरों में ऐसा कभी कभी हो जाता था। लोग अपनी सीट्स पर ही बैठे रहे, लेकिन इस बार अंधेरे के साथ कुछ और भी था। धुआं अब तेजी से हॉल के भीतर भरने लगा। एयर कंडीशनिंग बंद हो चुकी थी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं जली और पूरे हॉल में कोई भी ऐसा साइन नहीं था जो लोगों को ये बता सके कि बाहर किस डायरेक्शन में निकलना है। जो लोग पीछे की तरफ बैठे थे उन्हें पहले सिर्फ धुएं की परत दिखाई दी और कुछ ही मिनट्स में सांस लेना मुश्किल होने लगा। लोगों ने अपने रुमाल, दुपट्टे और शर्ट से नाक और मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन धुआं लगातार गाढ़ा होता जा रहा था। अब लोग अपनी सीट से उठने लगे। पहले कुछ लोग धीरे धीरे बाहर जाने के लिए चले, लेकिन जैसे जैसे धुएं की मात्रा बढ़ती गई, पूरी बालकनी में घबराहट फैलने लगी। हर व्यक्ति बाहर निकलना चाहता था। लोग एक साथ एग्जिट की ओर बढ़ने लगे। आगे क्या हो रहा है ये पीछे खड़े लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था और पीछे से लगातार धक्का लग रहा था और सामने खड़े लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। धुएं ने कुछ ही मिनटों में आंखों में जलन पैदा शुरू कर दी। कई लोगों को लगातार खांसी आने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें अब पूरे हॉल में गूंज रही थीं। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेकर उन्हें आवाज दे रहे थे, लेकिन शोर और अफरा तफरी में किसी की आवाज किसी तक साफ पहुंच नहीं रही थी। और इसी अफरा तफरी के बीच इंडियन आर्मी के कैप्टन मजिंदर सिंह भिंडर भी बालकनी में मौजूद थे। उनके साथ उनकी प्रेग्नेंट वाइफ ज्योति रूप कौर और 4 साल का बेटा रुस्किन भी फिल्म देखने आए थे। हालत बिगड़ते देख उन्होंने खुद बाहर निकलने की बजाय लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद शुरू कर दी। उनके साथ लेफ्टिनेंट राजेश पट्टू भी थे। दोनों अंधेरे और धुएं के बीच लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे, जिसके साथ कई बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बाहर निकालने में उन्होंने मदद की। लेकिन धुआं हर गुजरते मिनट के साथ और जहरीला होता जा रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड बिना किसी आवाज के लोगों के शरीर पर असर डाल रही थी। जो लोग कुछ मिनट पहले तक अपने परिवार का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कई धीरे धीरे वहीं गिरने लगे। थिएटर के बाहर अब तक आग साफ दिखाई देने लगी थी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल रही थीं और काला धुआं लगातार ऊपर उठ रहा था। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और एक एक करके फायर ब्रिगेड की वहां पर गाड़ियां पहुंचने लगी। बाहर मौजूद लोगों को अभी भी यह नहीं पता था कि असली ट्रेजेडी आग नहीं बल्कि उस धुएं के बीच फंसे सैकड़ों लोगों के साथ हो रही है। बचाव दल ने भीतर पहुंचने की कोशिश शुरू की, लेकिन घना धुआं उनके लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी।
उनके दोनों बच्चे उसी शो में गए थे। खबर सुनते ही दोनों बिना देर किए घर से निकलते हैं और सीधे उपहार सिनेमा पहुंचते हैं। उस वक्त उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सिनेमा में आग लगी है। उनके बच्चे अंदर हैं या बाहर निकल चुके हैं, सेफ हैं या इंजर्ड हैं, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। और जब नीलम और शेखर उपहार सिनेमा पहुंचते हैं तब तक वहां पूरा इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और सैकड़ों लोगों की भीड़ से भर चुका था। हर तरफ केओस। कोई अपने परिवार के सदस्य का नाम लेकर चिल्ला रहा था, कोई हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था, तो कोई उन लोगों की लिस्ट तलाश रहा था जिन्हें बाहर निकाला जा चुका था। नीलम और शेखर भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए। दोनों हर पुलिस वाले से एक ही सवाल पूछ रहे थे, उन्नति और उज्जवल कहाँ हैं? लेकिन उस वक्त किसी के पास किसी का कोई नाम नहीं था। सिर्फ घायल थे, बेहोश लोग थे और लगातार बाहर निकाले जा रहे शव। घायलों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा था। कुछ लोगों को सफदरजंग, कुछ लोगों को एम्स और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। नीलम और शेखर भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ते रहे और कुछ घंटों बाद इंतजार खत्म हुआ। लेकिन जिस तरह खत्म हुआ उसकी कल्पना किसी भी माँ बाप ने नहीं की होगी। उज्जवल और उन्नति अब जिंदा नहीं थे। दोनों उन 59 लोगों में शामिल थे जिनकी मौत थिएटर के भीतर दम घुटने से हो चुकी थी। नीलम और शेखर के लिए समय वहीं रुक गया। जिस सुबह उन्होंने अपने बच्चों को फिल्म देखने के लिए घर से विदा किया था, उसी दिन रात तक उन्हें उनके अंतिम दर्शन करने पड़े। लेकिन उसी रात एक और काम शुरू हो चुका था। दिल्ली पुलिस ने पूरे परिसर को सील कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, फायर ऑफिसर्स और इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स की टीम्स घटनास्थल पर पहुंची। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य सिर्फ एक था कि आखिर आग कैसे लगी, ट्रांसफार्मर क्यों फटा और इतने लोगों की मौत आखिर हुई किस वजह से। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तस्वीर बदलने लगी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर रूम की जांच हुई। एक्सपर्ट्स ने पाया कि सुबह जिस ट्रांसफार्मर में आग लगी थी उसी को कुछ घंटों बाद दोबारा चालू कर दिया गया था। रिपेयर के दौरान ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को सही उपकरणों से ठीक करने की बजाय टेम्पररी तरीका अपनाया गया था और उसी ढीले कनेक्शन की वजह से दोपहर में फिर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का तेल लीक हुआ और आग फैल गई। लेकिन जांच यहां रुकी नहीं। पार्किंग की जांच में सामने आया कि जहां सीमित संख्या में गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थीं, वहां उससे कई ज्यादा व्हीकल्स खड़े थे। जब ट्रांसफार्मर का जलता हुआ तेल पार्किंग तक पहुंचा तो उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जितनी ज्यादा गाड़ियां जलती गईं उतना ही ज्यादा जहरीला धुआं पैदा होता गया और यही धुआं बाद में पूरे हादसे की सबसे बड़ी वजह बना। इसके बाद ऑफिसर्स ने इमारत के स्ट्रक्चर की जांच की। ट्रांसफार्मर रूम के पास बनी एक इल्लीगल दीवार ने धुएं का नेचुरल रास्ता बदल दिया था। धुआं बाहर निकलने की बजाय वेंटिलेशन शाफ्ट, एयर डक्ट और बाहर सीढ़ियों के रास्ते सीधे बालकनी की तरफ पहुंच गया, जिस जगह लोग सबसे ज्यादा संख्या में बैठे थे। और वही जगह फिर कुछ ही मिनट्स में पॉइजनस गैसेस से भर गई। बालकनी के इंस्पेक्शन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये भी गंभीर बातें दिखाई दी। वहां एक्स्ट्रा सीट्स लगाई गई थी। एक प्राइवेट वॉक्स भी बनाया गया था, जिसकी वजह से एक तरफ का एग्जिट अफेक्टेड था। जिन रास्तों से लोगों को तेजी से बाहर निकलना चाहिए था वो पहले से ही सकरे हो चुके थे और जब सैकड़ों लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वही रास्ता सबसे बड़ी रुकावट बन गया। इसके बाद इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम की जांच हुई। इमरजेंसी लाइट्स काम नहीं कर रही थी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बंद था, कोई फायर अलार्म एक्टिव नहीं था। दर्शकों को यह बताने का कोई भी तरीका नहीं था कि किस डायरेक्शन में निकलना है और अब हर नई रिपोर्ट में एक और कमी सामने आने लगी। हर इंस्पेक्शन एक और नियम के उल्लंघन की ओर इशारा कर रहा था। कहीं रखरखाव में लापरवाही थी, कहीं निर्माण में बदलाव, तो कहीं सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी। इंस्पेक्शन और परमिशन देने वाली एजेंसीज की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में थी। 13 जून 1997 की शाम खत्म हो चुकी थी, लेकिन नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के लिए यह समय वहां रुक गया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अब इस हादसे को सिर्फ अपनी किस्मत मानकर चुप नहीं बैठेंगे। अगर उनके बच्चों की मौत हुई है तो यह भी पता चलेगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी थी।
इधर सरकार ने हादसे की जांच शुरू की। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स में एक के बाद एक सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आने लगी और इसके बाद फाइनली ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने महीनों तक टेक्निकल रिपोर्ट्स, एम्प्लॉइज के स्टेटमेंट्स, फायर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया और जांच पूरी होने के बाद कुल 16 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इनमें उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल, गोपाल अंसल, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी, थिएटर के कर्मचारी, नगर निगम और फायर विभाग के अधिकारी शामिल थे। आरोप यह था कि अलग अलग स्तर पर हुई लापरवाहियों ने मिलकर 59 लोगों की जान ले ली। मुकदमा शुरू हुआ तो अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर ऐसी घटनाओं की सीरीज जिन्हें रोका जा सकता था। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत तय मानकों के अनुसार नहीं की गई थी। पार्किंग में तय सीमा से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी। इमारत में ऐसे बदलाव किए गए थे जिनकी परमिशन नहीं थी। बालकनी में एक्स्ट्रा सीट्स लगाई गई थी। इमरजेंसी एग्जिट इससे प्रभावित हो चुका था। इमरजेंसी लाइट्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। और अब सुनवाई के दौरान सुशील अंसल और गोपाल अंसल की तरफ से दलील आती है कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे जो उस समय थिएटर का संचालन कर रही थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अदालत के सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे गवाह पेश किए जिनसे ये दिखाने की कोशिश की गई कि थिएटर के ऑपरेशंस, फाइनेंशियल डिसीजंस और मैनेजमेंट पर उनका प्रभाव बना हुआ था। अदालत ने इस तर्क पर विस्तार से विचार किया और आखिरकार 20 नवंबर 2007 को अपना फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। सुनील अंसल, गोपाल अंसल को लापरवाही से मौत का कारण बनने और उससे जुड़े अपराधों में 2-2 साल की सजा सुनाई। ट्रांसफार्मर की मरम्मत से जुड़े दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर्स, थिएटर के कर्मचारी और कुछ सरकारी ऑफिसर्स को भी अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराया गया। लेकिन कानूनी लड़ाई यहां खत्म नहीं होती है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट जाता है, जहां कई आरोपियों की सजा में बदलाव किया गया, कुछ की सजा कम हुई और कुछ आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। अब इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग आरोपियों के मामलों पर अलग अलग फैसले दिए। सुशील अंसल की सजा को उन्होंने पहले जितनी अवधि जेल में बिताई थी उतने समय तक सीमित रखा, लेकिन उनके ऊपर दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए देने की शर्त रखी। बाद में रिव्यू पिटीशन के दौरान भी अलग अलग आदेश आए। गोपाल अंसल को बाकी बची सजा पूरी करने का आदेश दिया गया, जबकि कुछ अन्य आरोपियों के मामलों में पहले दिए गए फैसले बरकरार रखे गए। इसी दौरान नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति ने दूसरे पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी यानी AVUT बनाई। यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अदालत में मौजूद रहने के लिए नहीं बना था। इसका उद्देश्य था कि इस मामले को कभी भुलाया ना जाए। उन्होंने आपराधिक मुकदमे के साथ साथ मुआवजे और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर भी कानूनी लड़ाई लड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना जीवन के अधिकार का हिस्सा है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि और जिम्मेदारियों के बंटवारे में कुछ बदलाव किए। लेकिन ये मामला भारत में पब्लिक सेफ्टी और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में शामिल हो गया। ऐसा लगा कि अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन मुकदमे के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अदालत में रखे गए इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स गायब होने लगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स फटे हुए थे, कुछ पर स्याही डाल दी गई और कुछ पन्ने ही रिकॉर्ड से निकाल दिए गए। ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें फायर डिपार्टमेंट की वार्निंग्स और इंस्पेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड्स मौजूद थे। अब अदालत ने इस मामले की अलग से जांच के आदेश दिए। जांच में अदालत के रिकॉर्ड संभालने वाले कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा की भूमिका सामने आई। बाद में आरोप लगा कि उन्हें अंसल परिवार से जुड़ी एक सुरक्षा एजेंसी में नौकरी दी गई थी और ये नौकरी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के बदले इनाम के तौर पर दी गई थी। इस मामले में अलग FIR दर्ज होती है और वर्षों तक सुनवाई चलती है और 2021 में अदालत ने सुशील अंसल, गोपाल अंसल और दिनेश चंद्र शर्मा इनके साथ PP बत्रा को दोषी ठहराया। हालांकि 2022 में अपील के दौरान उनकी सजा घटाकर पहले से काटी गई अवधि के बराबर कर दी गई, जिससे उनकी सजा पूरी हो गई। क्राइम सीन पर हम अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने किसी की जान लेने का फैसला किया।
लेकिन उपहार सिनेमा की कहानी हमें एक अलग सच दिखाती है। कभी कभी सबसे खतरनाक कातिल वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार हो। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब वार्निंग्स बार बार दी जाएं, नियम पहले से मौजूद हो और जिम्मेदार लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हो, फिर भी कोई अपना काम ना करे। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में 59 लोगों की जान एक ही आग ने नहीं ली थी। उन्हें उन छोटी छोटी लापरवाहियों ने मिलकर मारा था जिन्हें सालों तक नॉर्मल मान लिया गया था। आप इस एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके लिए स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे पर हैं आदेश जी और फरहान, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट।